अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ जी कमर आगा साहब हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं भारत से। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। और सर आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, और आपने देखा कि जो प्यूटन है उनके साथ उनकी मीटिंग हुई है। क्या लग रहा है आपको सर कि कुछ मामलात आगे बढ़ेंगे, या ये एक बस समिट की वजह से मीटिंग हुई है और कोई खास बातचीत जो है या कोई बेहतरी इन कंट्रीज में आपको दिखाई नहीं दे रही? आरजू, फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स में बहुत मुश्किल होता है कि कोई आउटकम, कोई नतीजा निकल आए। ये एक शुरुआत है जो कि बहुत अच्छी है। और दूसरी मीटिंग के बारे में भी अब प्रेसिडेंट पुतिन कह रहे हैं कि अब मॉस्को में होगी या किसी थर्ड जगह भी हो सकती है। तो इस तरह से देखा जाए, फिर ट्रंप ने भी कहा है कि काफी प्रोग्रेस हुई है हमारी। क्या बातचीत हुई उसके बारे में तो अभी ज्यादा पता नहीं। दो लेवल पे बातचीत हुई है। एक लेवल तो यूक्रेन का था और दूसरा लेवल यह था कि आपसी ट्रेड को लेके। गौरतलब बात यह है कि रशिया के पास बेपनाह मिनरल्स हैं, गैस, ऑयल, यूरेनियम, रेयर अर्थ मटेरियल। बड़ी लंबी लिस्ट है, $75 ट्रिलियन के हैं। कहीं दुनिया में इतने नहीं है किसी मुल्क के पास। रशिया बहुत है। अमेरिकन बिग कंपनीज जितनी हैं उनकी सारी नजर यह है कि किसी भी सूरत से वहां इन्वेस्ट करें और उस पैसे से मतलब उनको बेइंतहा प्रॉफिट होगा। दूसरी तरफ यह है कि रशिया को भी यह है कि रशिया को भी काफी पैसे की जरूरत है। तो दो लेवल पे बातचीत हो रही है। एक तो यूक्रेन, अमेरिकन डिप्लोमेसी यह है कि रशिया के ऊपर इतना प्रेशर डालो कि वो दोनों चीज पे एग्री करे, खासतौर से रेयर अर्थ मटेरियल या ऑयल गैस या फिर उसके अलावा यूरेनियम। और भी लंबी लिस्ट है। इसी के रेयर अर्थ मटेरियल एक ऐसा चीज है जो कि उसके बाद चाइना की मोनोपोली है, उसके बाद रशिया में बहुत है। तो चाइना ने सप्लाई बंद कर दी है, जिसके अगर बंद हो जाने की वजह से तो बहुत सी हाई टेक जो प्रोडक्शन है उनका वो रुक रहा जाएगा, क्राइसिस आ जाएगी अमेरिका में। तो एक ही सोर्स है। रशियंस इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि वो चाहते हैं कि जंग बंद हो जाए, मुआहदा हो जाए, कोई निकल आए बात। लेकिन अमेरिका की जो पॉलिसी है, मैं ये देख रहा हूँ कि वो ये चाहता है कि जो वेस्टर्न यूरोप है उसके ऊपर एक प्रेशर बना रहे उसका, ताकि वो उस अमेरिका को छोड़े नहीं। इंडिपेंडेंट डिफेंस और ये सब की जो बातें बीच बीच में करते हैं वो न करे, बल्कि अमेरिका को अपना बड़ा लीडर, अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस उनकी बनी रहे। खासतौर से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ये सोच कहीं ना कहीं नजर आती है। लेकिन ये है कि वो चाहते हैं कि जंग हो किसी। कभी स्टेटमेंट भी बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग दिए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा कि अब बहुत सी जमीनें वापस नहीं मिलेंगी उनको। फिर उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि जो जंग ये हार चुके हैं। अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स उन्होंने कॉन्फ्लिक्टिंग दी हैं। यूरोप और जेलेंस्की को अभी भी, प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो यूक्रेन के हैं उनको अभी भी सपोर्ट कर रहा है। देखिए, रशिया पिछले 10 साल में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल हब की शक्ल में इमर्ज हो रहा था। उसने जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर फिर में तो शुरू से उसका बहुत बड़ा रोल रहा है ग्लोबली। उनके डिफेंस आइटम जो होते हैं एक तो सस्ते होते हैं, अगर देखा जाए तो अमेरिकन उससे। फिर दूसरी बात ये कि उनकी लाइफ बहुत होती है। फिर ये है कि वो उतने ही अच्छे होते हैं जितने अमेरिकन हैं। फिर ये भी है कि वो आपके यहाँ आके भी बनाने पे राजी हो जाते हैं क्योंकि मार्केट उनका इस वक्त कम है। तो इस तरह से काफी दुनिया के लोग उनकी तरफ रुझान है। जैसे कि उन्हीं ने हर कोई खरीदना चाहता है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, या उनके हाइपरसोनिक मिसाइल्स, या इनके दूसरे डिफेंस जो इक्विपमेंट्स हैं। तो ये अच्छा, फिर वॉर में भी अभी ईरान ने यूज किए, बहुत कारगर साबित हुए हैं। तो इनका जिसको लेके अमेरिकन कंपनीज
और यूरोपियन जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी काफ़ी फ़िक्र है। फिर दूसरी बात ये कि रशिया पिछले कुछ दिनों से ऑटोमोबाइल सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में और क्या कहते हैं फिर उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि वो अपने सिविल एविएशन के लिए प्लेन्स बनाएँगे, जैसे पहले बनाते थे। तो बोइंग कंपनी और एयरबस के लिए एक बड़ी चैलेंज हो गया। तो रशिया की जो ताकत है और फिर रशिया जिस तरीके से नए सेक्टर्स में इन्वॉल्व कर रहा है, ये तो मैंने चंद नाम लिए हैं, इसके अलावा भी बहुत है। उनकी जो फार्मास्यूटिकल उन्हीं ने जो स्पुतनिक अपनी वो बनाई थी इसकी दवा क्या कहते हैं कोविड की पीरियड में वैक्सीन, वो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट वैक्सीन साबित हुई है, बल्कि मैं तो कहूँगा बेस्ट है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो ब्रिटिश जर्नल है जिसका नाम लायंसेट है, जो कि माना जाता है कि सबसे अच्छा फार्मास्यूटिकल जर्नल है, उन्हीं ने तारीफ की है। तो इस तरह से यूरोप को लगा कि हम लोग का तो मार्केट खा जाएगा बहुत बड़ा, खासतौर से जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सब को लगा। और इनको लगा कि ये सोच रहे थे कि जो जंग होगी दोनों के बीच में, रशिया 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने से ज्यादा लड़ नहीं पाएगा, रशिया टूट जाएगा, पुतिन चले जाएंगे, पुतिन के खिलाफ रिवोल्ट हो गया। लेकिन पुतिन तो और स्ट्रांग हो गए, उनकी इकोनॉमी भी कोई उतनी ज्यादा डैमेज नहीं हुई। नुकसान तो बहुत हो रहा है उनका, ऐसी बात नहीं है कि उनका नहीं नुकसान हो रहा, उनका भी हो रहा है। वो जो डेवलपमेंट एजेंडा था वो बहुत सफर कर रहा है, सैंक्शंस और इन सब की वजह से उनके पैसे $300 बिलियन जो उन्हीं ने यूरोप अमेरिका में इन्वेस्ट किए थे वो सीज कर लिए हैं। एंड फिर उसके अलावा ये भी कि सीरिया में भी उनको एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा जो बशर अल असद के जाने से। इस तरह से ये है कि अब वो भी चाहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकले। लेकिन रशिया ने दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ यानी डेवलपिंग कंट्रीज में भी अपनी एक हैसियत बना दी, और अब तो और ज्यादा बन गई। खासतौर से सभी देश चाह रहे हैं कि ब्रिक्स जो है वो खड़ा हो जाए, जिससे अमेरिका की बहुत परेशानियां बढ़ गई हैं। इसलिए अगर ब्रिक्स बनता है, स्ट्रांग होता है और लोकल करेंसी में ट्रेड होने लगता है, तो फिर अमेरिकन डॉलर की जो ग्लोबल हैसियत है वो नहीं रह पाएगी। अगर लोग अपनी लोकल करेंसीज में, या ब्रिक्स करेंसी एक बन जाती है, जिसकी बातचीत चल रही कि गोल्ड बेस होगा जैसे पहले था, उसको बना के, गोल्ड को बना के, उससे पता चल जाएगा किस कंट्री की करेंसी की कितनी स्ट्रेंथ है, उसके मुकाबले में एक्सचेंज बन जाएगा। इन सब पे जो काम हो रहा है तो उसको लेके काफी अमेरिकन परेशान है। तो अमेरिका की बेसिक पॉलिसी ये है कि जो ईरान, रशिया, चाइना एक्सिस है, इसको किसी सूरत से तोड़ो। ईरान को पहले बाहर निकाल लो, प्रेशर बिल्डअप करके, वॉर और इन सब जो हुई थी इसराइल की, जो जिसमें उसको कामयाबी नहीं मिली। फिर उसको अभी भी खतरा ईरान को बना हुआ है। रशिया को वो चाहते हैं चाइना से अलग कर लेना। ये अमेरिकन इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव बनाते हैं जो पूरे नहीं हो पाते। हमने देखा वियतनाम में भी इतने साल लड़े, 50,000 से भी ज्यादा इनके सोल्जर्स मरे। अफगानिस्तान में भी तालिबान से ये लड़ते रहे, बाद में उन्हीं को 22-23 साल के बाद उन्हीं के सुपुर्द हुकूमत करके आए। फिर उसके बाद इराक में रिजीम चेंज की, कुछ हासिल नहीं मिला, वहाँ सद्दाम को, हुसैन को तो इन्हीं ने ठिकाने लगा दिया, मगर ये कि वहाँ पे प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट अभी भी नहीं बना पाए। फिर अब ये है कि ये उसके पीछे सीरिया में भी बशर अल असद को हटा दिया है, वहाँ सिविल वॉर वाली सिचुएशन है। और सीरिया में जो है वर्चुअली देखा जाए तो 3-4 हिस्सों में बढ़ गया है। मुझे लगता है कि बहुत समय, वक्त लगेगा उसको दोबारा से यूनाइट करने में, बहुत लगेगा। सिविल वॉर के बाद बहुत टाइम लगता है। अफगानिस्तान और इराक में हम देख रहे हैं जिस तरीके से बर्बादी हुई थी, या अब सीरिया में। तो ये है कि रशिया को लगता है, रशिया दोबारा से बाउंस बैक कर रहा है। ग्लोबल साउथ में अफ्रीका और एशिया के बहुत से देश हैं जो ब्रिक्स के मेंबर नहीं है, वो भी कह रहे हैं कि अगर ब्रिक्स की करेंसी बनी तो हम लोकल ट्रेड करेंगे। बल्कि कुछ कंट्रीज ने शुरू भी कर दिया। सऊदी अरेबिया ने लोकल एक ट्रेड एग्रीमेंट इनके साथ कर लिया, चाइना के साथ, जिसमें वो लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। है तो ज्यादा नहीं, $4-5 बिलियन का तेल का सारा कारोबार जो है ये डॉलर में हमेशा होता है। और अगर जिसको पेट्रो डॉलर कहते हैं, इसलिए जो भी कंट्री तेल खरीदता है
किसी भी अरब कंट्री से या कहीं से भी, तो वो पैसा बेसिकली डॉलर में खरीदता है, वो पैसा अमेरिका में जाता है। और अरब कंट्रीज के पास बड़े बैंक नहीं है, छोटे छोटे बैंक है, इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं है, तो ये पैसा बहुत दिनों तक वहां पड़ा रहता है। पैसा रखते हैं, उसका भी चार्जेस इनको देना पड़ता है, फिर धीरे धीरे अपने मुल्क में जो खर्चे के हिसाब से आते हैं, और जो सरप्लस मनी है वो वहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तो फिर तो जहाँ लोकल करेंसीज में ट्रेड होगा तो इनकी करेंसी स्ट्रेंथन होगी, और फिर इन्वेस्टमेंट भी, तेल का तरीका यही है, तेल जिन कंट्रीज में बेचा जाता है उन कंट्रीज में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया जाता है, क्योंकि इम्बैलेंस इतना होता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। आप उसको बैलेंस करने के लिए इन्वेस्ट भी करते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अमेरिका काफ़ी परेशान है। रशिया एक बहुत पावरफुल देश के, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कामयाबी इन टॉक्स में मिलेगी। हाँ, प्रोग्रेस ज़रूर होगी, इसलिए कि रशिया भी चाहता है जंग खत्म, लेकिन उसकी भी शर्तें इतनी सख्त हैं कि वो 20-22% ज़मीन पे कब्जा है उसका, वो छोड़ने पे तैयार नहीं। तो अब ये गिव एंड टेक शुरू होगा, इसमें 6 महीना लगता है, 1 साल लगता है। ठीक है, लेकिन अमेरिका ने जी सर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो जेलेंस्की से मिले थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो पुतिन गए उनके साथ बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है। उस तरह का ना तो गुस्सा नजर आ रहा था, ना कोई ऐसी बात थी जैसे उनको तो कमरे से ही बाहर निकाल दिया था ना एक जमाने में जेलेंस्की जब गए थे। तो सर क्या सोच बदली है, या आपको लगता है कि नहीं रशिया जो है वो काफी एक मजबूत कंट्री है, उसके प्रेसिडेंट के साथ ये इस तरह बिहेव नहीं कर सकते थे? आपने से कहा, जेलेंस्की जो थे वो डिपेंडेंट थे अमेरिकन मनी पे, अमेरिकन वेपन पे, अमेरिकन डिप्लोमेटिक सपोर्ट पे। रशिया तो ना उसको पैसा चाहिए अमेरिकन, ना उसको कोई वेपन चाहिए, ना उसको कोई डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए। वो खुद सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है और उसके पास दौलत भी बेपना है। ठीक है, अभी निकाल नहीं पा रहे हैं अपनी दौलत, लेकिन ये कि आने वाले समय में तो वो बहुत आगे हैं, उनका टेक्नोलॉजीज भी बहुत हैं। देखिए ये तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो रशियन प्रेसिडेंट से इस तरह नहीं डील कर सकता जिस तरह से उन्होंने जेलेंस्की को डील किया। फिर रशिया के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वैसे ही हैं जैसे अमेरिका के पास है, उससे आप लड़ भी नहीं सकते। इन सब चीज़ों को देखते हुए बिहेवियर में जाहिर सी बात है चेंज आएगा। और दूसरी बात ये कि ट्रम्प जो है वो दोनों बातें करते हैं। एक तरफ तो वो बातचीत करते हैं रिश्तों की, दूसरी तरफ वो सैंक्शंस भी लगाते हैं, प्रेशर भी बिल्डअप करते हैं। ये डिप्लोमेसी अब चल नहीं रही, बहुत से देशों में देख रहे हैं। इंडिया के साथ उन्हीं ने सोचा था कि टैरिफ लगा दिया 25%, फिर कहा कि अगर आप तेल नहीं लोगे खरीदोगे रशिया से तो हम 50% कर देंगे। यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज हैं वो तेल खरीद रही हैं, गवर्नमेंट भी खरीदती है। इकोनॉमी के लिए नेशनल प्रेशर ये है कि आप रशिया से तेल खरीदो, रशिया हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। तो प्रॉब्लम आ रही है उनको। ठीक है, अभी तक तो ये गवर्नमेंट नहीं बखल की है प्रेशर में, अब आइंदा क्या होगा मैं नहीं जानता। लेकिन ये है कि इसी तरह उन्होंने चाइना के ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया, टैरिफ का, इसका उसका, लेकिन उससे अमेरिका का भी नुकसान हो रहा है। भाई अगर आप टैरिफ लगा रहे हो वो सामान जो इंपोर्ट हो रहा है आप खुद नहीं बना रहे हो, उसके दाम बढ़ जाएंगे तो अमेरिकन टैक्स पेयर को कितना नुकसान होगा। चाइना से जो सामान जाता है या इंडिया से जो ये दवाएं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो इंडिया की हैं वो ज्यादातर जेनरिक मेडिसिन सब यहाँ से जाती है अमेरिका में। वो सिर्फ पैक करते हैं और 50 गुना ज्यादा दाम पे बेचते हैं, पूरी दुनिया में बनवाते हैं, इंडिया से हैं। तो अगर आपने उस पर दाम बढ़ा दिया और उनके यहाँ जेनरिक मेडिसिन नहीं बन रही है तो फिर तो अमेरिकन इकोनॉमी में एक बड़ी मुश्किल आएगी, इन्फ्लेशन होगा। यही हो रहा है अमेरिका में। चाइनीज गुड्स, हर चीज तो चाइना से जाती है। और टैरिफ का सिस्टम ये इन्होंने इसलिए लगाया है कि टैरिफ से कीमतें बढ़ जाएं इंपोर्टेड सामान की, ताकि अमेरिका में बनने लगे। बन रही नहीं है, आपने कीमतें बढ़ा दी, लोग तो खरीद रहे हैं। तो अब इसकी वजह से हो ये रहा है कि अमेरिकन मार्केट में लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं, जितना एसेंशियल जरूरी है वो सब लोग सामान खरीद रहे हैं।
उन्होंने कहा था कि हम जॉब क्रिएट करेंगे, बाहर से सबको निकाल देंगे, इलीगल इमिग्रेंट को निकाल नहीं पा रहे हैं, जो निकाल रहे हैं अब वो हो ही रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट मार्केट में नहीं जा रहा, तो एग्रीकल्चर सेक्टर इनका बहुत सफर कर रहा है, एप्पल पिकिंग नहीं हो पा रही, फ्रूट्स नहीं क्या कहते हैं जो हार्वेस्टिंग होनी है वो सब नहीं हो पा रही, तो बहुत उनके यहाँ क्राइसिस है इस वक्त। वो भले मैनेज कर लें मीडिया के थ्रू और स्टेटमेंट्स दे दे के, लेकिन ये कि दूसरी तरफ बहुत बड़ी क्राइसिस है। अगर आप सैंक्शंस लगा रहे हो या आप टैरिफ्स लगा रहे हो तो आपको भी उसका नुकसान होना तो हो जाता है। हाँ, ये कि अगर अमेरिकन सब चीज बनाने लगे जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का प्लान है, अब ये देखना है क्या वो बना पाएंगे, किसी का क्या अमेरिकन इंडस्ट्री वहां बनाने पे तैयार हो जाएगी। लेबर कॉस्ट बहुत है, क्यों बाहर आए हिंदुस्तान में, चाइना में या दूसरे मुल्कों में जो सामान बना रहे हैं, क्योंकि लेबर सस्ता है, वहीं उनको रॉ मटेरियल भी मिल जाता है और आसपास के मुल्क से ट्रांसपोर्टेशन, उनका मार्केट भी इसी एरिया में है बहुत बड़ा, एशिया अफ्रीका, तो यहीं बेचते भी हैं, तो इस वजह से वो लोग आए। तो प्रॉफिट तो कंपनीज तो प्रॉफिट देखती हैं, यहाँ प्रॉफिट होता वहां जाता है। ग्लोबलाइजेशन में आपने ये किया था, यहाँ की सारी इंडस्ट्री बंद कर दी और बाहर बनवाने लगे सामान। अब बाहर से वापस लाना तो कोई आसान काम नहीं है। अब दूसरी बात ये कि अब प्रोडक्शन का सिस्टम भी बदल गया। पहले एक गाड़ी एक ही कंपनी में सब चीज बनती थी, एक्सेप्ट छोटे मोटे पार्ट्स जो थे, वो कुछ पार्ट्स थे वो एंसिलरी में जाते थे, बाकी ज्यादातर सामान वही बनता था। अब यह है कि वो गाड़ी जो है, एक गाड़ी जो है कार, वो पता नहीं कितने मुल्कों में बनती, पता नहीं कितने पार्ट इंडिया में बनते हैं उसके, जर्मन गाड़ियों के या फ्रेंच गाड़ियों के या अमेरिकन गाड़ियों के, इसी तरह हर मुल्क में बनते हैं। जहाँ जो पार्ट सस्ता बनता है वो वहां बनवाते हैं। ये जो है एयरबस के पार्ट टाटा हमारी कंपनी बहुत सी बनाती है और बेचती है। बहुत सी चीजें, मैं क्या नाम लूँ आपको, जो यहाँ पे बनती हैं भारत में या चाइना में या अफ्रीका में, इजिप्ट में बहुत सी चीजें बन रही हैं। यहाँ लेबर सस्ता है वहां बना रहे हैं, और फिर कहीं आधा पार्ट कहीं असेंबल हो रहा है, क्वार्टर पार्ट कहीं, पूरा पार्ट कहीं असेंबल हो रहा है। इंजन पता नहीं कितनी जगहों पे बन रहा है, कुछ जो टेक्निकल बहुत वो पार्ट्स हैं वो अमेरिका में बन रहे हैं इंजन के, बाद में लाके असेंबल किए जा रहे हैं या वहां से असेंबल होके आते हैं सब। तो ये अब इस मैन्युफैक्चरिंग को खत्म करके के सब हम अमेरिका में बनाएंगे, ये एक मुश्किल काम। एक सिस्टम को आपने डिस्टर्ब कर दिया, पहले अमेरिका में था, उसको तोड़ा आपने प्रॉफिट के लिए बाहर, क्योंकि लेबर कास्ट वहां बहुत थी। तो रेगन और मैगी थैचर रेगन इकोनॉमिक्स में ये सब किया, अब वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ये कह रहे हैं कि हम इलीगल वर्कर्स को निकाल देंगे, लोकल लोगों को जॉब देंगे। इलीगल को निकाल रहे हैं, लोकल जॉब नहीं मिल रही, क्रिएट हो पा रही है। तो ये बहुत बड़ी क्राइसिस है वहां पे। रशियंस दे मस्ट बी वाचिंग इट, दे नो कि ये वहां पे क्राइसिस है। सर कई चीजों में कहा जा रहा है कि अमेरिका या ट्रम्प को अपने फैसले वापस भी लेने पड़ेंगे। जिस तरह की ये अनाउंसमेंट्स करते जा रहे हैं, अपने फैसले सुनाते जा रहे हैं, कई जगह पे अमेरिका को खुद को नुकसान जो है वो होने का एक चांस है। तो हो सकता है कि कई फैसले इन्हें वापस भी लेने पड़े, ऐसा लगता है आपको? जी, बहुत प्रेशर है उनके ऊपर, इंडस्ट्री का बहुत प्रेशर। देखिए, अमेरिका कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, उनके यहाँ सब कुछ ये होता है मार्केट। अगर मार्केट उनका वीक हो रहा है और मार्केट में क्राइसिस आ रही है, तो फिर बड़ी क्राइसिस उनके यहाँ मुल्क में भी आ जाती है। सपोर्ट बेस कम होने लगता है, मार्केट नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। एक तो ऑलरेडी उनके यहाँ बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड से ज्यादा उनके यहाँ अंडर एम्प्लॉयड। काम तो मिल रहा है, खा भी ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पहले काम होता था कि एक वर्कर जो है वहां पे 4-5 हजार $6,000 महीने में कमाता था, ब्लू कॉलर वर्कर, और वो आराम से 11 महीने काम करता था, 1 महीना घूमता था एशिया अफ्रीका यूरोप, छुट्टी मनाता था, 2 गाड़ियां रखता था, 5-10 साल पे मकान भी बदल देता था, नौकरी बदलता था, मकान बदलता था। वो सब चीजें अब नहीं रह गई हैं। अब तो वहां पे यह है कि एक 6 महीना कहीं काम किया, 3 महीना कहीं काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल इतने वो हो गए हैं, अनस्किल्ड हैं, कि वो किसी का लॉन ठीक कर रहे हैं, कहीं 1 हफ्ता कहीं काम, इस तरह काम करके जिंदगी तो गुजार रहे हैं। लेकिन वो लाइफ स्टाइल जो थी उनकी, वो नहीं रह पाएगी है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत से मुल्कों में।
ये एक बड़ी उनके यहाँ मुसीबत खड़ी हो गई है, जिसको इन लोगों ने कभी सोचा नहीं था, वरना मेरा ख्याल है इस तरह की ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस ना आता। अब ये है कि उसको दूर करना है, दूर करके आप ये सोच रहे हैं कि हम ग्लोबल मार्केट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, हम दूसरी जो इंडस्ट्री इमर्ज हुई है थर्ड वर्ल्ड में जिसे कहते हैं, या डेवलपिंग नेशन में या ग्लोबल साउथ में, उसको डैमेज कर देंगे अपनी इंडस्ट्री। ये मुश्किल नहीं है। दूसरी आरजू, अमेरिका अभी भी सबसे ताकतवर देश है, मिलिट्रीली देखा जाए, इकोनॉमिकली भी सबसे ज्यादा ताकतवर है और अगले 10-20 साल रहेगा। चाइना उसके करीब जरूर आ रहा है, अलग अलग बातें, लेकिन जो टेक्नोलॉजीज और जो सब चीजें हैं वो उनको बहुत है। मगर ये है कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड था उसके पास भी बहुत सी टेक्नोलॉजीज अब आ गई, उसके पास भी बहुत स्पेस प्रोग्राम है, उसके पास भी न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये सब बड़े सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम्स हैं जो आसान नहीं होते। फिर उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में ये लोग भी काफी चीजें बनाने लगे हैं। चाइना ने तो पता नहीं कितना प्रोग्रेस कर लिया है हर सेक्टर में, और कुछ सेक्टर्स में तो वो बहुत आगे हैं दुनिया से। जिसको भी रेलवे डेवलप करना है अपने मुल्क का, तो चाइना ही से मदद लेनी पड़ेगी, नहीं लेगा तो जापान से लो, उससे सब स्टैंडर्ड है, वो महंगी बहुत है। ये चीजें अब इसको रिवर्स होना कि हम चाइना की ग्रोथ को रोक लेंगे या इंडिया की ग्रोथ को रोक लेंगे या ब्राजील को या साउथ अफ्रीका को या इस तरह के जो ब्रिक्स के जो देश हैं, ये सऊदी अरेबिया या ईरान, इन लोग को रोकना बहुत मुश्किल काम है। अब हम जंग करा देंगे, हम जंग से निगेटिव बहुत दिन नहीं चल पाता। इससे सीरिया को बर्बाद कर दिया है क्योंकि इजराइल को खतरा था, अमेरिकन सपोर्ट थी, बशर अल असद को हटा दिया, जो अपोज कर रहा था अमेरिकन पॉलिसीज को उस रीजन में, जैसे इराक था, सीरिया है, लीबिया है, मतलब ये बड़े 3 देश थे, इसके अलावा और भी थे, सूडान था, सब आपने बर्बाद कर दिया। अब ईरान में मुश्किल हो रही है, अब कह रहे हैं कि ईरान को चारों तरफ से घेरने की बात हो रही है। न्यूक्लियर, कोई कह रहा है कि न्यूक्लियर वेपन यूज करना चाहिए। कर लो, क्या कर लोगे उससे? क्या ईरान की तरक्की को रोक लोगे और खत्म हो जाओगे? भी देश फिर आपसे नहीं डील करेंगे। यूरोप के अंदर ऑलरेडी डिवीजन हो गया इसराइल को लेके, अमेरिका के अंदर। तो बहुत वक्त बदल रहा है, अमेरिकन बदलने पे तैयार नहीं, और जब वक्त बदलता है उसको कोई, उस चक्कर को कोई रोक नहीं सकता। ये निजाम है अल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और सर आपसे हम दोबारा भी कांटेक्ट में रहेंगे, और जाते जाते मैं ये जरूर कहूंगी जो लोग हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि इस वीडियो के साथ लिंक में आपको कमर आगा साहब के चैनल का लिंक भी मिलेगा, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को देखा करें, उससे आपको बहुत सारी मालूमात जो है वो यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आरजू, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।